आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे समय में चलेंगे जब दिल्ली पहली बार हिंदुस्तान की राजधानी बनी थी। यह कहानी है दिल्ली सल्तनत की, जो लगभग 320 सालों तक चली, यानी सन 1206 से लेकर 1526 तक। सोचिए कितना लंबा समय था यह। इस दौरान दिल्ली पर एक के बाद एक कुल 5 अलग अलग वंशों ने राज किया। ये सभी वंश तुर्क और अफगान मूल के थे, जो मध्य एशिया से भारत आए थे। उन्होंने यहाँ एक नया शासन स्थापित किया जिसने भारत के तौर तरीकों, कला और समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। यह सल्तनत सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत में एक नई संस्कृति के जन्म और विकास की भी कहानी है। इन 5 वंशों के नाम भी बहुत दिलचस्प हैं। सबसे पहले आया गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। इसके बाद खिलजी वंश ने सत्ता संभाली। फिर तुगलक वंश का दौर आया। तुगलकों के बाद सैयद वंश ने कुछ समय के लिए राज किया और आखिर में लोदी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। हर वंश अपने साथ नए विचार, नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं और निर्माण की नई शैलियां लेकर आया। इन सभी ने मिलकर दिल्ली को एक शानदार शहर बनाया और यहीं से पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह वही समय था जब दिल्ली ने एक छोटे से शहर से निकलकर एक बड़डी सल्तनत की राजधानी बनने का सफर तय किया था। यह कहानी शुरू होती है मोहम्मद गौरी नाम के एक शासक से, जो अफगानिस्तान से भारत आया था। उसने यहां कई लड़ाइयां जीती, लेकिन वह वापस अपने वतन लौट गया। जाते जाते उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां का गवर्नर बना दिया। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने ही दिल्ली में एक स्वतंत्र सल्तनत की नींव रखी और इस तरह भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। यह सल्तनत का दौर था जिसने भारत को एक नई पहचान दी। इस दौर में हमें कई बहादुर सुल्तान, चालाक वजीर और शानदार कलाकारों की कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। तो चलिए हम इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और दिल्ली सल्तनत के इन 5 वंशों की कहानी को करीब से जानते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन सुल्तानों ने राज किया, कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाईं और कैसे उनके फैसलों ने हिंदुस्तान के भविष्य को एक नई दिशा दी। हम गुलाम वंश से शुरुआत करेंगे और उसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि इतिहास केवल तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, दूरदर्शिता और कला का एक खूबसूरत संगम है। दिल्ली सल्तनत की कहानी का पहला अध्याय गुलाम वंश से शुरू होता है, जिसने 1206 से 1290 तक लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। इसका नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि इस वंश के संस्थापक और कई शुरुआती शासक कभी न कभी गुलाम हुआ करते थे। ये कोई साधारण गुलाम नहीं थे, बल्कि ये सैनिक गुलाम थे जिन्हें तुर्की में मामलुक कहा जाता था। इन्हें युद्ध कला और प्रशासन चलाने की खास ट्रेनिंग दी जाती थी। वे बहुत काबिल और वफादार होते थे और अपनी योग्यता के बल पर वे बड़े बड़े पदों तक, यहां तक कि सुल्तान के पद तक पहुंच जाते थे। इसलिए इस वंश को मामलुक वंश कहना ज्यादा सही माना जाता है। इस वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। वह मोहम्मद गौरी का एक वफादार गुलाम था। गौरी ने जब भारत में जीत हासिल की तो उसने ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरह गुलाम वंश की शुरुआत हुई। ऐबक के बाद उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, जो खुद भी एक गुलाम था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत को सही मायनों में मजबूती दी और उसे एक विशाल साम्राज्य में बदला। उसके बाद रजिया सुल्तान और बलबन जैसे कई और महत्वपूर्ण शासक भी इसी वंश से हुए। गुलाम वंश का समय दिल्ली के लिए एक शुरुआती दौर था। इस समय सल्तनत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाहर से मंगोलों के आक्रमण का खतरा था और देश के अंदर भी कई राजपूत राजा और स्थानीय सरदार आजाद होने की कोशिश कर रहे थे। इन सुल्तानों ने न केवल इन चुनौतियों का डटकर सामना किया, बल्कि एक नई प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाई। उन्होंने टैक्स वसूलने, सेना को संगठित करने और न्याय प्रणाली को लागू करने के लिए नए नियम बनाए। यह सब करना आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत ने ही दिल्ली सल्तनत को आने वाले 200 से ज्यादा सालों के लिए एक मजबूत आधार दिया। इस वंश के शासकों ने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कला और वास्तुकला को भी बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास कई शानदार इमारतें बनवाईं, जो आज भी उनकी याद दिलाती हैं। इन इमारतों में तुर्की और भारतीय दोनों शैलियों का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद
और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी इमारतें इसी वंश की देन हैं। इन शासकों ने दिल्ली को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने की शुरुआत की, जिसने आने वाले समय में भारत की कला और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक था। उसकी कहानी किसी फिल्म की तरह है। वह बचपन में तुर्किस्तान के एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे बेच दिया गया और वह एक गुलाम बन गया। उसे निशापुर के एक काजी ने खरीदा, जिसने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी। ऐबक ने वहां तीरंदाजी, घुड़सवारी और कुरान पढ़ना सीखा। बाद में उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। ऐबक अपनी बहादुरी, ईमानदारी और वफादारी से गौरी का सबसे पसंदीदा गुलाम बन गया। गौरी ने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे अपनी सेना में एक बड़ा पद दिया। ऐबक ने गौरी के साथ मिलकर भारत में कई लड़ाइयां लड़ी, जैसे तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसकी बहादुरी से खुश होकर गौरी ने उसे भारत के जीते हुए प्रदेशों का सूबेदार बना दिया। जब 1206 में गौरी की मृत्यु हुई, तो ऐबक ने लाहौर से शासन करना शुरू किया और खुद को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया। हालांकि उसने सिर्फ 4 साल ही राज किया, लेकिन इन 4 सालों में उसने दिल्ली सल्तनत की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि वह सदियों तक कायम रही। वह एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता और दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह गरीबों और जरूरतमंदों को लाखों का दान देता था, इसीलिए लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। उसकी अदालत में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की। उसने अपने दुश्मनों के प्रति भी कठोरता दिखाई, लेकिन आम जनता के लिए उसका दिल बहुत नरम था। उसने तुर्क सरदारों और स्थानीय भारतीय नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, ताकि सल्तनत में स्थिरता बनी रहे। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि तो ली, लेकिन उसने कभी अपने नाम के सिक्के नहीं बनवाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। वह खुद को हमेशा मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि ही मानता रहा, जो उसकी वफादारी को दिखाता है। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन दिल्ली को भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। उसका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन उसने एक ऐसी सल्तनत की शुरुआत की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी काबिलियत और मेहनत से किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ एक बहादुर योद्धा और उदार शासक ही नहीं था, बल्कि उसे खूबसूरत इमारतें बनवाने का भी बहुत शौक था। उसने भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत की, जिसमें भारतीय और इस्लामी शैली का मेल था। उसका सबसे प्रसिद्ध निर्माण कार्य दिल्ली की कुतुब मीनार है। उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि वह सिर्फ इसकी पहली मंजिल ही बनवा सका था, लेकिन यह मीनार आज भी दिल्ली की शान है और दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। यह गुलाम वंश की ताकत और कला का प्रतीक है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत नाम की एक मस्जिद भी बनवाई, जो भारत में बनी शुरुआती मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद को बनाने के लिए उसने 27 पुराने हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों और खंभों का इस्तेमाल किया था। इन खंभों पर आज भी भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक और मस्जिद बनवाई। कहा जाता है कि यह इमारत सिर्फ 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये इमारतें दिखाती हैं कि कैसे एक नई संस्कृति पुरानी संस्कृति के साथ मिलकर एक नई पहचान बना रही थी। ऐबक ने अपने छोटे से शासनकाल में सल्तनत को स्थिर करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने विरोधियों जैसे ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, जो गौरी के दूसरे गुलाम थे और खुद को सुल्तान मानते थे, का सफलतापूर्वक सामना किया। उसने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करके उसे अपना सहयोगी बनाया, जो बाद में एक महान सुल्तान बना। ऐबक की प्रशासनिक समझ बहुत अच्छी थी। उसने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखी और व्यापार को बढ़ावा दिया। उसकी उदारता और न्याय की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे उसकी प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन इस महान सुल्तान का अंत बहुत ही अप्रत्याशित और दुखद तरीके से हुआ। सन 1210 में लाहौर में वह चौगान यानी आज के पोलो जैसा एक खेल खेल रहा था। खेल के दौरान वह अपने घोड़े से गिर गया
और उसे गंभीर चोटें आईं। इन्हीं चोटों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका मकबरा आज भी लाहौर के अनारकली बाजार में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भले ही कम समय के लिए शासन किया हो, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत को जो शुरुआत दी वह अतुलनीय थी। उसकी विरासत, उसकी बनवाई इमारतों और उसकी न्यायप्रियता की कहानियों में आज भी जिंदा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में एक खालीपन आ गया। ऐबक के बेटे आराम शाह को सुल्तान बनाया गया, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। ऐसे में दिल्ली के तुर्क सरदारों ने ऐबक के काबिल दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश, जो कि उस समय बदायूं का गवर्नर था, उसने दिल्ली आकर आराम शाह को हराया और खुद सुल्तान बन गया। दरअसल इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने ही बिखरी हुई सल्तनत को संगठित किया और उसे एक मजबूत साम्राज्य बनाया। इल्तुतमिश का बचपन भी बहुत कठिनाइयों में बीता था। वह भी तुर्किस्तान के एक कुलीन परिवार से था, लेकिन उसके भाइयों ने उसे ईर्ष्या के कारण एक गुलाम के रूप में बेच दिया था। अपनी योग्यता के कारण वह कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रिय बन गया और तरक्की करते करते उसका दामाद और एक महत्वपूर्ण प्रांत का गवर्नर बन गया। जब वह सुल्तान बना तो सल्तनत कई मुश्किलों से घिरी हुई थी। बंगाल और सिंध जैसे प्रांत आजाद हो गए थे और राजपूत राजा भी सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। इल्तुतमिश ने इन सभी चुनौतियों का एक एक करके सामना किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने विरोधियों को हराया। उसने ताजुद्दीन यल्दौज को तराइन के मैदान में और नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध में हराकर सल्तनत के लिए खतरों को खत्म किया। इसके बाद उसने बंगाल, रणथंभौर और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों को फिर से जीतकर सल्तनत में मिला लिया। उसके शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का खतरा था। चंगेज खान ख्वारिज्म के शाह का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा था। इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए शाह को शरण देने से इनकार कर दिया, जिससे चंगेज खान भारत में आए बिना ही वापस लौट गया। इस एक फैसले ने दिल्ली सल्तनत को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को पहली बार सल्तनत की राजधानी बनाया। इससे पहले ऐबक लाहौर से शासन करता था। उसने दिल्ली को एक शानदार राजधानी के रूप में विकसित किया और उसे अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। उसने सुल्तान के पद को भी कानूनी मान्यता दिलाई। 1229 में उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान ए आजम यानी महान सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इससे सुल्तान के पद को इस्लामी दुनिया में सम्मान और वैधता मिल गई। इल्तुतमिश ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया और अपने शासनकाल में उसने दिल्ली सल्तनत को राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाया। इल्तुतमिश केवल एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी था। उसने सल्तनत को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनका प्रभाव सदियों तक रहा। उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था इक्ता प्रणाली। यह जमीन के बंदोबस्त की एक व्यवस्था थी। इस प्रणाली के तहत इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे बड़े इलाकों में बांट दिया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। हर इक्ता का प्रमुख एक सैन्य अधिकारी होता था, जिसे इक्तादार या मुक्ति कहते थे। उसका काम अपने इलाके से टैक्स वसूलना और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। इक्तादार वसूले गए टैक्स से अपना और अपनी सेना का खर्च चलाता था। सेना सुल्तान के बुलाने पर हमेशा तैयार रहती थी। खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता था, उसे शाही खजाने में जमा करना होता था। इस व्यवस्था से सुल्तान को कई फायदे हुए। उसे पूरे साम्राज्य से आसानी से टैक्स मिल जाता था और उसे एक बड़ी स्थायी सेना रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। साथ ही दूर दराज के इलाकों पर भी सुल्तान का नियंत्रण बना रहता था। इक्ता प्रणाली ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को एक मजबूत ढांचा प्रदान किया और यह व्यवस्था आने वाले सुल्तानों ने भी जारी रखी। इल्तुतमिश का दूसरा बड़ा काम तुर्क-ए-चहलगानी का गठन था, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। यह उसके 40 सबसे वफादार और काबिल तुर्क गुलाम सरदारों का एक समूह था। ये सरदार सुल्तान के सलाहकार के रूप में काम करते थे और प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। इल्तुतमिश ने यह दल इसलिए बनाया था ताकि उसे शासन चलाने में मदद मिल सके और दूसरे तुर्क अमीरों पर नियंत्रण रखा जा सके। शुरुआत में यह दल सुल्तान के प्रति बहुत वफादार रहा और सल्तनत को मजबूत बनाने में बहुत मदद की। हालांकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यही चालीसा दल बहुत शक्तिशाली हो गया और सुल्तानों को अपनी कठपुतली बनाने लगा। उन्होंने रजिया सुल्तान को हटाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया। उसने अरबी शैली के शुद्ध सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के जारी किए,
जो सल्तनत काल में मानक सिक्के बन गए। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा करवाया और दिल्ली में अपने लिए एक खूबसूरत मकबरा भी बनवाया। ये सभी सुधार दिखाते हैं कि इल्तुतमिश एक दूरदर्शी शासक था जिसने सल्तनत को हर क्षेत्र में मजबूत बनाया। गुलाम वंश के सुल्तानों ने भारत में वास्तुकला की एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे हम इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। यह शैली तुर्की और भारतीय कारीगरों के मिलने से बनी थी। तुर्क अपने साथ मेहराब और गुंबद बनाने की कला लेकर आए थे, जो उनकी इमारतों की खास पहचान थी। वहीं भारतीय कारीगर पत्थर पर बारीक नक्काशी करने और खंभों पर सुंदर डिजाइन बनाने में माहिर थे। जब ये दोनों कलाएं मिलीं, तो ऐसी शानदार इमारतें बनी जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। इस नई शैली का सबसे पहला और खूबसूरत उदाहरण कुतुब मीनार है। मेहराब एक घुमावदार संरचना होती है जो दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर बनाई जाती है। ये न केवल इमारत को मजबूती देती है, बल्कि उसे सुंदर भी बनाती है। गुलाम वंश की इमारतों जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा में हमें शुरुआती मेहराबों के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह गुंबद एक गोल छत होती है जो बड़ी इमारतों, खासकर मकबरों और मस्जिदों के ऊपर बनाई जाती थी। यह इमारत को अंदर से विशाल और भव्य बनाती है। सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा भारत में गुंबद वाली शुरुआती इमारतों में से एक माना जाता है, जो इस नई कला का बेहतरीन नमूना है। इस काल की इमारतों की एक और खास बात थी उन पर की गई सजावट। इस्लामी परंपरा के अनुसार इमारतों पर इंसानों या जानवरों की तस्वीरें बनाना मना था, इसलिए कारीगरों ने सजावट के लिए कुरान की आयतों को सुंदर अरबी लिखावट में पत्थरों पर उकेरा। इस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने फूलों, पत्तियों और ज्यामितीय आकृतियों के बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाए। कुतुब मीनार और इल्तुतमिश के मकबरे की दीवारों पर आज भी यह खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। यह भारतीय और इस्लामी कला का एक अद्भुत संगम था। गुलाम वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें आज भी दिल्ली और अजमेर में शान से खड़ी हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया और दिल्ली के महरौली में सुल्तान गढ़ी और अपना खुद का मकबरा बनवाया। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर के इतिहास, संस्कृति और कला की जीती जागती कहानियां हैं। वे हमें बताती हैं कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई और खूबसूरत पहचान बना सकती हैं। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर 4 और वंशों ने राज किया, जिन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाया। गुलाम वंश के आखिरी शासक को हटाकर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यह वंश 1320 तक चला। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। वह अपनी बाजार नियंत्रण नीति, सेना में सुधार और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन ने मंगोलों के हमलों का भी सफलतापूर्वक सामना किया। उसी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण के राज्यों को जीतकर सल्तनत का हिस्सा बनाया। खिलजी काल में सल्तनत अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच गई थी। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का दौर आया, जो 1320 से 1414 तक सबसे लंबे समय तक चला। इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन इस वंश का सबसे चर्चित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। वह बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी योजनाएं अक्सर असफल हो जाती थीं, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और सांकेतिक मुद्रा चलाना। इन योजनाओं के कारण उसे पागल बादशाह भी कहा जाने लगा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो एक उदार और प्रजापालक शासक था। उसने कई नहरें, अस्पताल और शहर बनवाए। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश 1414 से 1451 तक का कब्जा हुआ। इस वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। यह वंश बहुत कमजोर था और इसका शासन केवल दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित था। इस काल में सल्तनत बहुत छोटी और शक्तिहीन हो गई थी। सैयद वंश के शासक खुद को सुल्तान भी नहीं कहते थे, बल्कि वे मंगोल शासक तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, जिसने दिल्ली पर हमला करके तुगलक वंश को कमजोर कर दिया था। यह सल्तनत के लिए एक अंधकार का युग था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश 1451 से 1526 तक था, जो अफगान मूल का था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी थे, जिन्होंने जौनपुर और बिहार को जीतकर सल्तनत को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। इस वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी थे।
1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दिल्ली सल्तनत का 320 साल का लंबा शासन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि इसने भारतीय जीवन के हर पहलू जैसे समाज, संस्कृति, कला और प्रशासन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसने पहली बार भारत को एक केंद्रीकृत शासन दिया, जिसका केंद्र दिल्ली थी। इससे पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, लेकिन सल्तनत ने एक बड़े हिस्से को एक शासन के तहत लाकर राजनीतिक एकता की भावना को मजबूत किया। सांस्कृतिक रूप से यह दौर हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के संगम का गवाह बना। इस मेलजोल से एक नई मिलीजुली संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। भाषा के क्षेत्र में फारसी, जो राजभाषा थी, और स्थानीय भाषाओं के मेल से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। संगीत में कव्वाली और सितार जैसे नए रूपों का विकास हुआ। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों ने प्रेम, भाईचारे और ईश्वर की एकता का संदेश दिया, जिसने समाज को जोड़ने का काम किया। यह सांस्कृतिक संगम सल्तनत की सबसे बड़ी देन है। प्रशासन के क्षेत्र में सल्तनत ने कई ऐसी व्यवस्थाएं शुरू की जिन्हें बाद में मुगलों और अंग्रेजों ने भी अपनाया। इक्ता प्रणाली, मुद्रा सुधार और राजस्व प्रणाली ने देश को एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा दिया। न्याय और कानून की एक नई प्रणाली लागू हुई। इन सुल्तानों ने मंगोलों के भयानक हमलों से भारत की रक्षा की, जिसने भारतीय सभ्यता को एक बड़े विनाश से बचाया। अगर सल्तनत की मजबूत सेनाएं मंगोलों को सीमा पर न रोकतीं, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अंत में दिल्ली सल्तनत सिर्फ सुल्तानों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के बदलने और विकसित होने की कहानी है। इसने भारत को दुनिया के बाकी हिस्सों, खासकर मध्य एशिया से जोड़ा, जिससे व्यापार और विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। इसने वास्तुकला की शानदार विरासत छोड़ी, जो आज भी दिल्ली की पहचान है। भले ही 1526 में सल्तनत का अंत हो गया, लेकिन उसकी नींव पर ही मुगल साम्राज्य की भव्य इमारत खड़ी हुई। दिल्ली सल्तनत का दौर हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक राष्ट्र को मजबूत और समृद्ध बना सकती हैं।